नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी रबी फसल की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना किया शुरू। पिछले हफ्ते में लगभग 202.69 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों के खाते में पहले स्थानांतरित किए गए। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों पर जमाखोरी के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरतने पर जोर दिया, जिससे महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखी जा सके। कर्नाटक ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2021-22 के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध कराने की योजना है। हम देश के जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 वन धन विकास केंद्र होंगे स्थापित। वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है लक्ष्य। भारत सरकार के ग्रीन इंडिया कॉन्सेप्ट को साकार कर देश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मानसून के आगाज से पहले ही राजस्थान के अजमेर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप सेंटर 2 में मानसून पूर्व चलाया जा रहा है वृक्षारोपण अभियान। और खबर विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक अहम बैठक में फैसला लिया गया कि आने वाले 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पीएम ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए साल भर से कड़ी मेहनत कर रही है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय टीका लगवा सकें। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में रिकॉर्ड गति से लोगों का टीकाकरण कर रहा है और हम इसे और अधिक गति से के साथ जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के चरण 3 में टीकों के मूल्य निर्धारण, खरीद, पात्रता और प्रशासन को लचीलापन बनाया जा रहा है। वैक्सीन निर्माताओं को अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की बात कही गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दवा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में फार्मा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने इस तरह की कोशिश में भी फार्मा उद्योग के काम करने के तरीके की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि यह फार्मा उद्योग के प्रयासों के कारण ही है कि आज भारत की पहचान विश्व की फार्मेसी के रूप में बनी है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी चुनौतियों के बावजूद भारतीय फार्मा उद्योग ने पिछले साल निर्यात में 18% की वृद्धि दर्ज की है, जो इसकी क्षमता को दर्शाता है। वहीं देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2,59,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 20,31,977 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 1,761 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,80,530 हो गया है। वहीं अगर टीकाकरण की बात करें तो बीते 24 घंटों में 32,76,555 वैक्सीन की डोज दी गई है। देश में अब तक कोरोना टीके की 12,71,29,113 खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी रबी फसलों की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 202.69 करोड़ रुपए पंजाब के किसान के खातों में पहले ही स्थानांतरित हो गए हैं और मौजूदा रबी विपणन सत्र 2021-22 में भारत सरकार मौजूदा मूल्य समर्थन योजना के अनुसार किसानों से रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद करना जारी रखे हुए है। भारत सरकार की योजना एमएसपी पर मौजूदा आरएमएस
में केंद्रीय पूल के लिए 427 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। बीते हफ्ते गेहूं के खरीद में तेजी आई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं की खरीद का काम तेजी से चल रहा है। 18 अप्रैल 2021 तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 5.23 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 121.7 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार देश में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में कृषि क्षेत्र में डीबीटी के जरिए एफसीआई द्वारा खाद्यान्न खरीद पर पंजाब व हरियाणा के किसानों के खातों में सीधे पैसे हस्तांतरित किए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से किसानों को कितना फायदा हो रहा है, इस पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश यादव ने बात की राज्यसभा सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर से। खरीद को लेकर अधिकांश राज्यों में पहले से ही डिजिटल प्रणाली लागू है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में भी इस बार किसानों के खाते में सीधे पैसे जाने की बात एफसीआई ने कही है। लेकिन इसका कुछ किसान संगठनों ने विरोध किया है, कुछ आड़तीय इसमें विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस विरोध की, आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और भारतीय किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर से। सर, जिस तरह इस मसले को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं कि आड़तियों को मिलना चाहिए इसका अधिकार, किसानों के खाते में सीधे पैसे नहीं जाना चाहिए, जबकि भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देकर पारदर्शिता का काम कर रही है, आखिर क्या वजह है वो लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, किसान विरोध नहीं कर रहे। ये विरोध कुछ तत्वों द्वारा जो राजनीति से प्रेरित है वो लोग करा रहे हैं। इसके पीछे विपक्षी दलों की साजिश है और बिचौलिए जो बहुत ताकतवर हैं, जिन्हें आड़ती भी कहते हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि किसानों को सीधा पैसा जाएगा तो उनका कमीशन ख़त्म होगा। एक साल का यदि अंदाज़ा लगाते हैं, कई हज़ार करोड़ रुपया ये बिचौलियों पे जाता था, वो सीधा सीधा अब किसानों के खाते में जाएगा। और जब से सरकार ने, मोदी जी की सरकार आई है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है, करीब 1,80,000 करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचा है। इस बार गेहूं की खरीदी तकरीबन 427 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, तो ऐसे में कहीं न कहीं वो जो बिचौलिए पैसे ले जाते वो कमीशन बचने के बाद किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा, तो उनको कितना फ़ायदा होने की हम उम्मीद करें? निश्चित रूप से पहला तो मैं देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। इस कोरोना के पीरियड में जब सभी सेक्टर में आर्थिक विकास दर न्यूनतम स्तर पर रही, तब भी कृषि के क्षेत्र की आर्थिक विकास दर अपने उच्चतम स्तर पर रही और पैदावार चाहे धान की हो या गेहूं की हो, सब में बढ़ोतरी हुई है। और खरीद भी पिछले सालों के मुकाबले रिकॉर्ड खरीद हुई है, कई गुनी खरीद हुई है। तो ये इससे जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, मुझे आशा है ये सारा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ तत्व धरना प्रदर्शन और कई तरह की एक्टिविटीज में पिछले कई महीनों से इन्वॉल्व है, क्या इस विरोध के पीछे उन तत्वों का हाथ है? निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस तलाश में रहते हैं कि कहीं भी कोई आंदोलन हो तो उसको बढ़ाने का काम करे, उकसाने का काम करे। उनको काम ही है। जब सीए के नाम पे आंदोलन हुआ उसमें भी जाके वही खड़े हो गए। जब जेएनयू में कुछ लड़कों ने आंदोलन किया तो उस छात्रों के बीच में जाके खड़े हो गए। कुछ किसानों को उकसाकर विपक्षी दलों ने खड़ा किया तो उसमें भी वो तत्व जाके खड़े हो गए। आज देश भर का किसान खुश है, अपने खेत में काम कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल कुछ किसानों को गुमराह करके और गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं, जो वास्तव में निंदनीय है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर, जिनका मानना कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया तकनीक को बढ़ावा देकर देश में स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के साथ भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर रही है और इसी दिशा में एफसीआई द्वारा किसानों के खाते में खरीद के सीधे पैसे डालने का काम हो रहा है। इससे आड़तियों को बेशक परेशानी हो सकती है, लेकिन किसानों का हित सदेगा और उनका पूरा पैसा उनके खाते में जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और रुक करते हैं अगली खबर का। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अपील की है कि वो
जिस तरह से काम कर रहे हैं उस पर नजर रखें और साथ ही साथ जमाखोरी के खिलाफ कोई भी ढिलाई नहीं बरतने पर उन्होंने जोर भी दिया है, जिससे महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखी जा सके। इस संबंध में राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालयों के सचिव निधि खेर ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के साथ राज्य की विभिन्न मंडियों में आवश्यक वस्तुओं की आमद के साथ मूल्य का विवरण भी साझा किया गया। वहीं हम देश के जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करेंगे, ताकि वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जनजातियों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के समग्र विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह प्रधानमंत्री के संकल्प का एक भाग है। भाग था। ट्राइफेड के अनुसार 31 मार्च 2021 तक ट्राइफेड के द्वारा 18 महीने से भी कम समय में 2224 VDVKC के प्रत्येक समूह में शामिल 300 वन निवासियों के साथ 33,360 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दे दी गई है। ट्राइफेड ने बताया कि एक विशिष्ट वन धन विकास केंद्र में 20 जनजातीय सदस्य शामिल हैं। ऐसे 15 वन धन विकास केंद्र मिलकर एक वन धन विकास केंद्र समूह बनाते हैं। वन धन विकास केंद्र समूह 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वन धन विकास केंद्रों को व्यापक आर्थिक लाभ, आजीविका और बाजार से जुड़ने के साथ साथ जनजातीय वन सभाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट ने झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पहचान ऐसे राज्यों के रूप में की है जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के ज्यादातर पूर्वी हिस्से में स्थिति इन राज्यों में अनुकूलन संबंधी उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। भारत में अनुकूलन संबंधी योजना के लिए एक साझा फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए जलवायु भेद्यता आकलन, क्लाइमेट वेनरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क शीर्ष इस रिपोर्ट को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिमों और भेद्यता के प्रमुख चालकों के लिहाज से भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों और जलों की पहचान की गई है। भारत सरकार के ग्रीन इंडिया कॉन्सेप्ट को साकार कर देश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मानसून के आगाज से पहले ही राजस्थान के अजमेर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप सेंटर 2 में मानसून से पूर्व वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। क्या है इस हरित क्रांति अभियान का मकसद, और इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की अजमेर स्थित CRPF केंद्र के उप महानिरीक्षक पुखराज जयपाल से। अभी हम मौजूद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अजमेर स्थित कैंप कार्यालय में। अभी हमारे साथ मौजूद है DIG साहब खुद, जो वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं प्लांटेशन ड्राइव का क्या मकसद है। अभी जो वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है सर? वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसा आप जानते हैं। इस कैंपस में जो कि 187 एकड़ पीस ऑफ लैंड है, जिसमें बहुत सारे नीम के, शीशम के, इमली के, आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। हम और भी कई सारे फलदार जैसे आंवला है, अमरूद के पेड़ हमने लगाए हैं। हमारा यही है कि हरियाली इस कैंपस में हमेशा उपलब्ध रहे और हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ और सुंदर बना रहे। अभी यहाँ कौन कौन से पौधे आपने लगाए हुए हैं, और ये जो साइड में हरियाली का एक बिल्कुल वनाच्छादित क्षेत्र है, इसमें क्या क्या पौधे लगे हुए हैं? ये अभी आप देख रहे हैं, ये जो ये आंवले का पेड़ है, इसी के साथ में हमने और भी सारे शीशम के, सागवान और नीम के पेड़ लगाए हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट है, खेजड़ी का जो एक कॉम्प्लेक्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे तादाद में खेजड़ी के वृक्ष एक पर्टिकुलर बेल्ट में लगाएंगे, ताकि जो अंग्रेजी बबूल है, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है यहाँ के इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए,
तो कोशिश होगी हमारी कि हम यहाँ जो वनस्पति जो यहाँ के लिए सर्वाइव कर सकते हैं वही पौधे इसमें बड़ी मात्रा में लगाने का हमारा इस आने वाले मानसून में हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा। आपने वृक्षारोपण का कार्य अभी भी किया है। पिछले साल गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार वृक्षारोपण का ड्राइव चलाया गया था। आपके इस कैंपस में कितने पौधे लगे थे? पिछले साल हमने वृक्षारोपण के महाअभियान के तहत इस कैंप के अंदर में 10,000, इस कैंप के आसपास के इलाके पुष्कर के आसपास के गांव में हमने जो है 20,000 पौधे लगाए। और अगर पूरे CRPF स्टेशन की अजमेर की बात करें तो 60,000 पौधे अजमेर और इस कैंप के आसपास में शहर में लगाए गए CRPF के माध्यम से। अगर हम वानस्पतिक वृक्षों की बात करें, पौधों की बात करें, जो ट्रेडिशनल प्लांट है, हेरिटेज प्लांट है, औषधीय पौधे हैं, इस क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी वो वनस्पति है जिसको आप यहाँ लगा रहे हैं और इसको सहेजने की आज ज़रूरत है? यहाँ पर जो मूल रूप से जो है वो खेजड़ी, बबूल, खेर, गोंद, ये करंज और आंवला, नींबू, इस तरह के जो पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा के इस कैंप को, आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। आज हरियाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्राकृतिक संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जिस तरह का संदेश दे रहे हैं, इससे समाज और राष्ट्र के लोगों को किस तरह प्रेरणा मिल सकती है? सर्टेनली आज हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आगे आने वाले जनरेशन को मिलेगा और जो आने वाली पीढ़ी है उससे ज़रूर प्रभावित होगी। अगर हम आज पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ आज लगाएंगे, उसका छाया और फल और फ़ायदा जो है वो 10 साल बाद में कहीं जाके दिखाई पड़ता है। तो ये तो CRPF स्थित अजमेर केंद्र के प्रमुख पुखराज DIG साहब का मानना है कि वृक्षारोपण न केवल आज के लिए ज़रूरत है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हरी भरी प्रकृति और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त वातावरण देने के लिए यह सभी काफ़ी संवेदनशील है। इसलिए आप वृक्ष लगाएं और प्रकृति को संरक्षित करके राष्ट्र और समाज में अपना योगदान दें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए CRPF कैंप का ये अजमेर स्थित कार्यालय बीते कई सालों से लगातार ये काम कर रहा है। और यही वजह है कि आज जब देख रहे हैं आप, पूरा कैंपस हरियाली में न केवल तब्दील है बल्कि एक इको फ्रेंडली ग्रीन जोन का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर भी समाज के सामने है। OP यादव, DD न्यूज़, अजमेर। वहीं कर्नाटक ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2021-22 के लिए अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की ताकि राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध कराने की योजना है। कर्नाटक राज्य में कुल 91.19 लाख ग्रामीण घर हैं, जिनमें से 28.44 लाख यानी 31.2% घरों को नल से जल आपूर्ति पहले से ही की जा रही है। अब तक 23 पंचायतों में 676 गांवों को हर घर जल योजना का लाभ प्राप्त करने वाला घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। यह विभिन्न समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम तो है ही, साथ ही इससे ग्रामीण महिलाओं और युवा बच्चों के जीवन को आसान बनाया जा सके, जो कि आमतौर पर घरों में जल प्रबंधन का प्राथमिक दायित्व निभाती हैं। वहीं गेहूं की खरीद हाल ही में रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा गुजरात जैसे राज्यों में शुरू हुई है, जैसे कि पिछले सत्रों में होती जा रही थी। और अब तक 18/4/2021 तक 24,037.56 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर 121.71 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। इस खरीद से 11,69,816 किसान लाभान्वित हुए हैं। एक तरफ दिल्ली में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चा किसान संगठन से जुड़े किसान नेताओं ने घोषणा की है कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए। क्या किसान संगठनों को इसका पीछे क्या मकसद है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। विनोद जी, जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार है और कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है और राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में किसानों की ये अपील उनकी क्या मंशा दर्शाती है? जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है। और आज से जो इनका शुरू हुआ है, एक तरह से उन्होंने एक रेसिस्टेंस डे वीक बनाने की बात कही है कि ये विरोध दिवस मना रहे हैं एक हफ्ते के लिए। और साथ साथ जो तीनों बॉर्डर पे
जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजियाबाद के बॉर्डर पे पिछले 4 महीने से जो किसानों का यह धरना चल रहा है, जी। तो आने वाले टाइम में अभी के समय में जो प्रोक्यूरमेंट शुरू हुआ था व्हीट का और हार्वेस्टिंग शुरू हुआ था गेहूं के सीजन का, तो बहुत सारे किसान लौट गए थे। लेकिन जैसे ही ये कोविड की महामारी का प्रकोप बढ़ा और दिल्ली सरकार ने यहाँ पे शुरू किया लॉकडाउन का, वीकेंड के बाद अब वीक लॉकडाउन का ये शुरू किया है, तो इनको लगा कि शायद इनका जो धरना और प्रोटेस्ट है कहीं ये पब्लिक के दिमाग से और ये चीजें खत्म न हो जाए, या सरकार की तरफ से ये दबाव न बनना शुरू हो जाए कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे एसओपीज को लेके आप इस धरने को खत्म कीजिए। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया और साफ साफ किसान यूनियन को कहा गया कि ठीक है कि आप किसी सरकार के किसी ऐसे पॉलिसी से सहमत ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे के रास्ते को रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल यहाँ तक कह दिया कि आप अगर गांव बसाना चाहते हैं तो बसा लीजिए, लेकिन दूसरे का रास्ता तो मत रोकिए। आपकी मर्जी है, आप प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे का रास्ता रोके, दूसरे को परेशानी में डाल के आप इतने टाइम तक किसी जगह पे सड़क को रोके रखेंगे, ये बात ठीक नहीं है। तो अब किसान आंदोलन में एक सही तरह से ये लाने के लिए, रिफ्रेशमेंट लाने के लिए, या कोविड के माहौल में जो लोगों में डर है उसके कारण जो लोग यहाँ से भागेंगे, जो बचे हुए किसान हैं, इसके लिए उन्होंने इस तरह का एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट शुरू किया है और फिर से सारे बॉर्डर पे किसानों को जमा करने के लिए उन्होंने फिर दिल्ली चलो का स्लोगन दिया है। तो किसानों का जो नेता जो है, ऑलमोस्ट किसान के नेता अभी उस कैंप में नहीं है, किसान छोटे नेता हैं, लेकिन वो एक तरह से मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट जारी है और इस कोविड के समय में भी जारी रहेगा। जबकि आज उनके जो ये है उसका सर्वाइवल जो है वो लोगों पे डिपेंड है जो वहां पे अपने रिस्क लेके बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से बार बार कोशिशें हो रही है कि लोग अपने अपने घरे को लौट जाए, लेकिन अभी जो किसान है वो वाकई में लौट गए हैं, वो अपने गेहूं के हार्वेस्टिंग में लगे हुए हैं, वो सारे अपना बेच रहे हैं मंडी में और डायरेक्ट पेमेंट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो आपने भी कहा कि 26,000 करोड़ रुपया सरकार फूड, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड का कंज्यूमर अफेयर्स ने भी कल की रिपोर्ट जारी की थी, जो अभी तक किसानों के खाते में, पंजाब में आपको मैं बताऊं कि 400 करोड़ रुपया पहली बार किसानों को एपीएमसी मंडी से सीधे सीधे उनके खातों में पहुंच गई है। तो एक तरफ ये सारी चीजें एपीएमसी जो फार्म। जी सर, जी बताओ। बिल्कुल विनोद जी, आपने इस तमाम जानकारी को सभी के आगे रखा और ज़रूरत है क्योंकि अब जिस तरह से कोविड महामारी का दौर चल रहा है तो ऐसे में किसानों को भी अपने आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि देश सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।